हेलो एंड वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास का चैप्टर जिसका नाम है संविधान का निर्माण, और हम करने वाले हैं जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे को अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है। 2023 का पूरा पेपर मैच, एक एक क्वेश्चन मैच, 2024 का एक एक क्वेश्चन मैच करवा दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो से। 2 दिन पहले पोल साइंस का एग्जाम हुआ था, ये उसकी लाइव है, मैच कर लेना। हर एक क्वेश्चन मैच करवाया हुआ था, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन इसमें से छोड़ने की गलती मत करना। दूसरी बात यह है कि जैसे ही हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे, वैसे ही मैं आपको एक बार है ना बुक की पीडीएफ से गो थ्रू करवा दूंगा पूरा का पूरा चैप्टर, जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि मैं डेली लाइव भी ले रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर जो लास्ट 12-13 जो है वो क्वेश्चन पेपर जो हैं जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं 2023 में, 24 में, उससे पहले के, उन सब के जो है वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक भी क्वेश्चन इससे छोड़ने की गलती मत करना, ठीक है। और लास्ट बात ये है कि मैं हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल रहा हूँ, एक भी चैप्टर को मिस करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू कर देते हैं। चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। ओके, सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारा संविधान जो है वो बनना शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और आपको पता है उस समय हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है। संविधान की पहली मीटिंग ये हुई इस तारीख को हुई थी 9 दिसंबर को, और उसके बाद जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी, मतलब संविधान कब बन के रेडी हो गया था, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था। और संविधान जो है वो लागू कब हुआ था हमारा, वो हुआ था जी 26 जनवरी 1950 को। इसी वजह से हम 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। और संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा के लोगों ने। संविधान सभा बेसिकली जो है उसके अंदर टोटल मिला के जब पहली मीटिंग हुई थी तो उसके अंदर 389 मेंबर थे, ओके। और इस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, वो थे जी हमारे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई है, अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखो, ये आंसर मैंने पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अब मैं आंसर की एक एक लाइन रीड करके समझाऊंगा तो कोई सेंस नहीं बनेगा, तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना, बाकी पढ़ते रहना। ये पहले तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन जो है वो ये है कि ना बेसिकली हमारे ना 389 में से एक पर्सन थे जिनका नाम था सोमनाथ लहरी। सोमनाथ लहरी ने है ना ये बोला कि जी हमारा संविधान जो है वो बनना शुरू हुआ है 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा जी, अभी तो हम जो है वो ब्रिटिश के गुलाम है, उस टाइम तो हम ब्रिटिश के गुलाम थे 1946 में। तो उन्होंने बोला क्या ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो है ब्रिटिश का जो है वो हमारे संविधान को बनाने में बहुत बड़ा रोल है, और कहीं ना कहीं ना हम संविधान ब्रिटिश के लिए बना रहे हैं। मतलब एक तरह से ब्रिटिश चाहती है इसलिए हम संविधान बना रहे हैं। बेसिकली वो ये कहना चाहते थे कहीं ना कहीं जो है वो हम ब्रिटिश की हेल्प कर रहे हैं, और ये संविधान जो हम बना रहे हैं ना उसके अंदर जो है वो हम हमारे लिए नहीं है, ये ब्रिटिश के लिए है, ताकि ब्रिटिश आसानी से रूल कर पाए। एक तरह से वो जो है ना संविधान सभा की वैधता पर सवाल उठा रहे थे, ठीक है। और ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि एक कम्युनिस्ट सदस्य जो थे सोमनाथ लहरी, उन्होंने बोला विचार विमर्श से जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के काले हाथ मंडराते देखा था। उन्होंने बोला कि संविधान सभा में ब्रिटिश का पूरा हाथ मंडरा रहा है। मतलब एक तरह से बोलना चाह रहे थे ब्रिटिश का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारा संविधान बनाने में। नेहरू ने इस पर क्या बोला उसके बारे में बताना है। और उन्होंने बोला था, अब दोबारा से तीसरा क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा जा सकता है कि संविधान सभा ब्रिटिश योजनाओं पर उसी तरह काम कर रहा है जैसे कि ब्रिटिश चाहते हैं। मतलब उन्होंने हमारे सोमनाथ लहरी ने बोला कि हम पता है उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे ब्रिटिश चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ने ये संविधान सभा बनाई है। तो इसमें जो है वो क्या सोमनाथ लहरी क्या बोलना चाहते थे और जवाब क्या दिया जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो वही बात लिखी हुई है, ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो रिपीट कर दिया है कि हाँ सोमनाथ लहरी जो है वो यही कह रहे थे कि जो है वो ये पूरा का पूरा संविधान सभा जो है उसके निर्माण के अंदर ब्रिटिश का जो है वो बहुत बड़ा रोल है, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस है, ओके। और इसी वजह से हम जो है वो ब्रिटिश की योजना के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, तो हम ब्रिटिश की हेल्प कर रहे हैं। तो इस पर है ना जवाहरलाल नेहरू आते हैं। जब ये पढ़ते रहना साथ साथ में मैं बता रहा हूँ, बट उस पर फोकस करना, ठीक है। वैसे मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड करके आप डायरेक्टली लर्न करना चाहो तो कर लेना। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर आप आंसर लिखते हो तो क्या मैं आंसर एग्जाम में यही लिखना है। बच्चे देखो सिंपल सीधी बात है, मैं आंसर लिखता हूँ, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 8 नंबर के उसमें भी लिखता हूँ, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर। मतलब अगर आपको है ना मैं ये बता दूं कि जो मैं आंसर लिखता हूँ ना वो बिल्कुल प्रॉपर होते हैं, ठीक है। मतलब आधा नंबर कटने की भी वो गुंजाइश नहीं रहती। तो आपको यही याद करना है, मेरी मानो तो, ठीक है। बट अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल एंड में पढ़ रहे हैं, तो वो मेरी बात सुन लो, वही लिख कर आना, वही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो जी। बट सबसे बढ़िया तो यही रहता है, दिक्कत यही आती है 8 नंबर का क्वेश्चन लर्न करके जाते हैं बच्चे, एग्जाम में 6 आ रहे होते हैं, 6.5 आ रहे होते हैं, 5 आ रहे होते हैं, क्योंकि अच्छे से आंसर नहीं लिखा होता। तो आंसर को प्रॉपर लर्न करने के लिए पीडीएफ से लर्न कर लेना। यहाँ पर अगर स्क्रीन से भी देख कर पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ भारती का जो है वो सोमनाथ लहरी का रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि हाँ ये मैं मानता हूँ कि ब्रिटिश सरकार का हमारे संविधान सभा के जन्म में बहुत बड़ा रोल है, परंतु उन्होंने जोर देकर, हमारे जवाहरलाल नेहरू ने जोर देकर बोला कि आपको उस स्रोत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जिससे यह संविधान सभा ताकत हासिल करती है। और ये ताकत हासिल करती है हमारी संविधान सभा किससे, लोगों से। हमारे संविधान सभा की जो एक्चुअल पावर है ना वो है भारत के आम लोग।
वो लोग जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो है वो भाग लिया है। तो हमें ब्रिटिश के लिए संविधान नहीं बनाना, हमें अपने लोगों के लिए संविधान बनाना है, अपने लोगों की इच्छाओं की अभिव्यक्ति को पूरा करना है, अपने लोगों के लिए जो है वो पूरा का पूरा संविधान बनाना है, जिन्होंने हमारे भारत को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, तो उन्होंने बोला, बेसिकली जवाहरलाल नेहरू ये बोलना चाहते थे, ठीक है मैं मानता हूं कि भारत के संविधान को, संविधान सभा को बनाने में ब्रिटिश का रोल है, बट वहीं तक उनका रोल है, उससे आगे उनका रोल नहीं है। उससे आगे जो है वो हम संविधान जो बना रहे हैं अपने लोगों के लिए बना रहे हैं, उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। ठीक है, और उन्हीं को देखते हुए हम संविधान बना रहे हैं, और संविधान जो है वो लोकतंत्र, समानता, न्याय, इन सारे के सारे आदर्शों पे चलेगा, जो कि हमारे सामाजिक संघर्षों से घनिष्ठ तरीके से जुड़े हुए हैं, हमारी आज़ादी की लड़ाई से घनिष्ठ तरीके से जुड़े हुए हैं, जो भी आंदोलन वगैरह हुए। चलो जी, क्लियर हो गया। दूसरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाते हैं कि संविधान सभा में अधिकांश सदस्य जो है वो पृथक निर्वाचन मंडल, लिख लो जी, 8 नंबर का क्वेश्चन है, 2023 में भी आया, 2024 में आया, माफी चाहूंगा 23 में नहीं आया, 2024 में आया, और इस बार भी 100% चांसेस क्वेश्चन के आने के। पहली बात तो बता दूं, इस पीडीएफ में सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। गंदी आदत मेरी ये है कि मैं पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, तो करने सारे ही हैं दोस्त। ठीक है, अभी क्वेश्चन यही है कि पृथक निर्वाचन मंडल है ना, पृथक निर्वाचन मंडल, या पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल, क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा कि पूरा पढ़ना है वैसे, कि पृथक निर्वाचन मंडल जो है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ठीक है, बेसिकली है ना, ब्रिटिश जो है वो 1909 के अंदर एक मॉन्टे मार्लिमेंटो रिफॉर्म लेकर आई थी, मार्लिमेंटे सुधार लेकर आई थी, जिसमें उन्होंने बोला जिस एरिया के अंदर मुसलमान ज़्यादा है ना, वहाँ पर मुसलमान ही खड़ा होगा, वो और मुसलमान लोग ही वोट डालेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इससे दंगे भड़केंगे, खून खराबा होगा, है ना। अब सोचो, एक एरिया के अंदर अगर 80% मुस्लिम, 60% चलो मुस्लिम रहते हैं, और 40% जो है वो नॉन मुस्लिम रहते हैं, तो इसका मतलब है ब्रिटिश के अकॉर्डिंग मुस्लिम ही 60% वाला मुस्लिम का लीडर ही खड़ा होगा, और कोई खड़ा नहीं हो सकता, और वोट भी सिर्फ 60% डालेंगे, यानी 40% के लिए कुछ काम नहीं होगा। तो ऑब्वियस ही बात है 40% लोग फिर वो गुस्सा होंगे, फिर लड़ेंगे, दंगे वगैरह, खून खराबा। ऑब्वियस ही बात है, ब्रिटिश ने फूट डालो राज करो की नीति वाला ही काम करा था उन्होंने। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ब्रिटिश तो यहाँ से जा रहे थे, है ना, क्लियर हो चुका था हमें कि ब्रिटिश यहाँ से जा रहे थे। तो 27 अगस्त 1947 आज़ादी के बाद जो है वो कुछ लोग ये कह रहे थे, हमारे खासकर ये पी पोकर बहादुर जो थे, ये मद्रास से थे, इन्होंने बोला कि जी हमको पृथक निर्वाचन मंडल को जारी रखना चाहिए। समझ रहे हो, बेसिकली ये जो है ना, ये कह रहे थे कि जो ब्रिटिश ने ये सिस्टम बनाया था ना, कि जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ पर मुस्लिम को ही जो है वो खड़ा होना चाहिए, और वोट भी मुस्लिम को डालना चाहिए, ब्रिटिश सही लेकर आई थी। ठीक है, और ये जारी रहना चाहिए, और उन्होंने दलील दी कि ना, उन्होंने बोला कि मुसलमान की ज़रूरतें गैर मुसलमान ठीक तरीके से नहीं समझ सकता, ना ही मुसलमान का सच्चा प्रतिनिधि उन लोगों द्वारा चुना जा सकता है। तो इसी वजह से जो उससे संबंधित हैं उनका सिंपल कहना था कि मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव मुसलमान को ही करना चाहिए और किसी को नहीं करना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी बात थी जिससे सुनकर बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए, है ना। पृथक निर्वाचन मंडल की इस मांग को देखकर जितने भी राष्ट्रवादी थे गुस्सा हो गए, निराश हो गए। सबसे पहले आते जी आरवी धुलेकर, इनका नाम याद रखना, भी आएंगे आगे भी इनके बारे में क्वेश्चन है। आरवी धुलेकर आते हैं, वो बोलते हैं कि अंग्रेजों ने सुरक्षा उपाय की आड़ में खेल खेला है, इसकी मदद से उन्होंने आपको, यानी अल्पसंख्यक पी पोकर बहादुर भी मुस्लिम थे, तो लंबे समय तक है शांत रहने के लिए जो है वो प्रेरित किया है। अब ये छोड़ दो, अब ये छोड़ दो, ये आपको गुमराह करने के लिए है, और ये जो है वो ब्रिटिश की फूट डालो राज करो की नीति है, देश को तोड़ने की साजिश है, और ये पूरे पूरे जो है वो इसे खारिज कर देना चाहिए, पृथक निर्वाचन मंडल की डिमांड छोड़ दो। ये बोला हमें आरवी धुलेकर ने, किसको बोला, ये बोला जी पी पोकर बहादुर को। कभी कभी ये लाइन आ जाती है कि ये लाइन किसने बोली है, आरवी धुलेकर, याद रखना। फिर आते हैं जी सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं कि हमारे देश की राजनीति में जहर की तरह ये समा गया है। क्या समा गया है, निर्वाचन पृथक मंडल, इस डिमांड को आप छोड़ दो। ठीक है, क्या आप इस देश में शांति चाहते हो, अगर आप चाहते हो तो ये निर्वाचन पृथक निर्वाचन मंडल की डिमांड छोड़ दो, बिल्कुल हटा दो, है ना। वही है उनके अनुसार, कहना था क्या ना, अगर हम पृथक निर्वाचन मंडल देंगे और हिंदू मुस्लिम जो है इसका मतलब अलग अलग राजनीतिक पहचान के रूप में उनको देखा जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि हिंदू मुस्लिम का हित नहीं चाहता, मुस्लिम हिंदू का हित नहीं चाहता, ये जो है ये सोच दिखा रही है पृथक निर्वाचन मंडल में। तो इससे कुछ नहीं होगा, धर्म के आधार पर लोग अलग अलग बटेंगे, समुदाय अलग अलग बटेंगे, उथल पुथल होगी, खून खराबा, दंगे, विभाजित होंगे, तो डिमांड छोड़ दो। उसके बाद जी हमारे तीसरे आते हैं गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत ने प्यार से समझाया, उन्होंने बोला कि ये केवल है ना राष्ट्र के लिए, देश के लिए हानिकारक नहीं है, ये आप मुसलमानों के लिए भी हानिकारक है ये वाली डिमांड। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि उन्होंने कहा कि हाँ मैं मानता हूं कि जो है कि सबको अपने आत्मसम्मान और अपने धार्मिक रीति रिवाजों को मानने का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए, और हाँ बहुसंख्यक समुदाय को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी समस्याएं भी सुनी जाए, ठीक है, उनके प्रति भी सहानुभूति हो। परंतु उन्होंने ये बोला
कि ये पृथक निर्वाचन मंडल जो है वो एक बिल्कुल भी पृथक निर्वाचन मंडल एक बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा, ये आत्मघाती है यानी सुसाइडल है। इससे बस खून खराबा होगा, दंगे होंगे और लड़ाई होगी, और खासकर जो एक तरह से ये जो हमारे मुस्लिम लोग हैं ना, उनको और ज्यादा जो है वो अलग थलग कर देगा। ठीक है, और उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोली है ना, इनका बॉक्स भी आया था, याद रखना एग्जाम में बॉक्स आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। और बोला गया था, उन्होंने बोला था कि ना आपको ना वफादारी यानी हमें ना वफादार नागरिक बनना है, और वफादार नागरिक की एक ही केंद्रित होनी चाहिए, उसका पूरा ध्यान एक ही तरफ केंद्रित होना चाहिए, यानी वफादारी दो में नहीं बटी होनी चाहिए। ठीक है, देखो अगर पृथक निर्वाचन मंडल आता तो वफादारी एक तो देश के प्रति और एक धर्म के प्रति हो जाएगी। उन्होंने बोला नहीं, सबसे ऊपर प्रायोरिटी जो होती है वो अपने देश को देनी है, उसके प्रति ही वफादारी होनी चाहिए, वही मेन चीज है। जो बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। उन्होंने बोला हमेशा समुदाय के बारे में सोचने और कभी भी नागरिकों के बारे में नहीं सोचने का एक अस्वास्थ्यकर और कुछ हद तक अपमानजनक आदत है। मतलब अपने 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 ऑब्वियस सी बात है, पी पोकर बहादुर को उन्होंने व्यंग्य कसते हुए बोला कि सिर्फ अपने धर्म के लोग, अपने समुदाय के लोग, इनके बारे में मत सोचो, देश के बारे में सोचो, क्योंकि आप जो अभी कर रहे हो ये बाकी पूरे के पूरे देश के लिए अपमानजनक है। ठीक है, चलो, मतलब बड़े गुस्सा हो गए थे सारे के सारे पी के पोकर बहादुर की बात सुनकर, बी पोकर बहादुर की बात सुनकर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मुस्लिम जो है वो पृथक निर्वाचन मंडल की बात कर रहे थे। एक हमारी महिला थी जिनका नाम है बेगम एजाज करके, बेगम बेगम एजाज रिजूल, औरतें इस मामले में थोड़ी अच्छी होती हैं। उन्होंने बोला कि जी पृथक निर्वाचन मंडल आत्मघाती है। उन्होंने बोला कि हाँ, ये बेसिकली गोविंद वल्लभ पंत जी की बात से बिल्कुल एग्री कर रही थी कि बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि वह अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक से अलग करती है। और बेसिकली जो है उन्होंने बोला कि अधिकांश मुस्लिम सदस्य जो हैं वो निर्वाचन जो है पृथक निर्वाचन उसके विरोध में है। ठीक है, और ये जो है वो छोड़ देनी चाहिए, और इसकी जगह जो मुसलमान है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है वो हिस्सा लेना चाहिए बढ़ चढ़ के, ना कि पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में डिमांड करनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जी, भाषा के मुद्दे को लेकर गहन बहस हुई थी हमारे संविधान सभा में, उसके बारे में बताओ। याद है ना, अभी ऊपर बताया था आरवी दुलेकर, सुन लो जी आरवी दुलेकर के बारे में। सबसे पहले तो राष्ट्रीय भाषा को लेकर क्या बातचीत हुई थी, और गांधी जी, महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे कि कौन सी भाषा जो है वो राष्ट्रीय भाषा बने, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो 1930 के दशक में है ना, बेसिकली कांग्रेस ने भी स्वीकार किया था, और खासकर महात्मा गांधी जी का मानना था कि ना हमारी जो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसमें हिंदी का और उर्दू का मिश्रण हो, और भी जो अलग अलग संस्कृति और भी अलग अलग भाषाओं के कुछ वर्ड का समावेश होना चाहिए, जो भी क्षेत्रीय के अलग अलग भाषा है उनका समावेश होना चाहिए। यानी उन्होंने बोला कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो है उसको हमें जो है वो सर्वोपरि रखना है। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी में कुछ उर्दू के वर्ड भी होंगे, कुछ हिंदी के वर्ड होंगे। बट जैसे 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 ये मोहम्मद अली जिन्ना वाली ये जो सोच है ना, मतलब एक तरह से जब ऑब्वियस सी बात है दोनों तरफ से जो है ना, चाहे जो कुछ लोग जो थे वो भाषा को जो है, जो हिंदुस्तानी भाषा है उसका हिंदीकरण करने लग गए थे। वैसे इसे हिंदीकरण इसका मतलब है उन्होंने सारे वर्ड जो है वो उर्दू के है ना संस्कृतिकरण करने लग गए थे। हिंदी का इसका मतलब है कि उन्होंने सारे फारसी के और अरबी के वर्ड जो है वो सारे के सारे निकाल दिए। ठीक है, और दूसरी तरफ फिर उन्होंने क्या किया, जो बाकी लोग थे उन्होंने क्या किया, उर्दू भाषा से मतलब जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है उससे सारे के सारे जो है वो हिंदी भाषा के वर्ड निकालना शुरू कर दिए, और जो है वो फारसी वर्ड जो है वो ऐड करना शुरू कर दिए। ऑब्वियस सी बात है दोनों के दोनों गलत रास्ते पे चल रहे थे, ये भी और ये भी। उसके बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी जी की डेथ हो जाती है, और जो सवाल है ना वो वैसा का वैसा ही रहना, वो वैसा का वैसा ही दोबारा से उसी तरीके से आ जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली अपने मृत्यु से पहले है ना, जब गांधी जी ने बोला था कि बेसिकली हमें जो है वो ऐसी भाषा चाहिए, हिंदुस्तानी भाषा चाहिए जिसमें ना ही पूरी तरीके से संस्कृत हो, और ना ही पूरी तरीके से जो है उसका फारसीकरण कर दिया जाए। मतलब मिश्रित वर्ड होने चाहिए, कुछ जो है वो हमारे भारत की बोलचाल वाली लैंग्वेज के वर्ड भी उसमें जो है होने चाहिए, और आसानी से जो है वो मेन जो है वो सारे के सारे वर्ड उसके अंदर मिल जाए। उसके बाद जो गांधी जी का हो जाता है देहांत। उसके बाद आते हैं जी आरवी धुलेकर, 1946 में ही आते हैं आरवी धुलेकर। मीटिंग होती है भाषा के कौन सी भाषा को चुनना है। आरवी धुलेकर जी बोले, बड़े गुस्से में हो जाता है, कहते हैं बात ऐसी है, जो लोग भारत के संविधान बनाने के लिए सदन में मौजूद है ना और हिंदुस्तानी नहीं जानते, इनका कहने का मतलब था हिंदी नहीं जानते, उन्हें इस संविधान सभा का सदस्य बनने का कोई जो है वो योग्य नहीं है, वो उन्हें बाहर चले जाना चाहिए। अब जैसे ये बात उन्होंने बोली, अशांति फैल गई। मतलब पूरा का पूरा जो संविधान सभा थे उसके अंदर अशांति फैल गई, और ऑब्वियसली जितने भी लोग थे वो सारे गुस्सा हो गए। इसके लिए जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन, हमारे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 3 साल के लिए मीटिंग टाल दी। उसके बाद 13 दिसंबर 1949 को 3 साल बाद दोबारा से भाषा को लेकर विवाद होता है, और इस बार भी जो है वो हमारे जो धुलेकर जी हैं वो बड़े गुस्से में आते हैं।
वह चाहते थे कि हिंदी को आधिकारिक भाषा नहीं बल्कि राष्ट्र भाषा बनाया जाए। बेसिकली पहली बात ये बोली गई थी कि हिंदी को जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं, वो आधिकारिक भाषा बनाई जाएगी, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाएगी। बट उन्होंने बोला नहीं जी, राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। और उन्होंने बेसिकली विरोध वगैरह किया, जो लोग बोलते थे कि जी नहीं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए, और मजाक वगैरह उड़ाया था, ठीक है। और जो महात्मा गांधी के नाम पर कह रहे थे कि हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी भाषा का उपयोग होना चाहिए, तो उन सब लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। उसके बाद जो है वो आरवी दुलेकर की ये बात सुन के लोग बड़ा शौक में हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मतलब सारे एग्री थे हिंदी हिंदी भाषा, मतलब हिंदुस्तानी भाषा के लिए, जिसमें हिंदी उर्दू के वर्ड हो और बाकी लोकल लैंग्वेज के वर्ड हो। पर उसके बाद तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। आरवी दुलेकर का इतना आक्रामक रूप देखकर सबसे पहले मद्रास की श्रीमती जी दुर्गाबाई आती हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जहाँ जहाँ के एरिया से थे ना, इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। दुलेकर जी सेंट्रल प्रोविंस से थे, जो कि आज जो है वो हमारा यूपी वाला एरिया पड़ता है। तो मद्रास से श्री दुर्गाबाई आती है। उन्होंने बोला कि हाँ, मैं मानती हूँ कि भारत के दक्षिणी भाग के अंदर हिंदी को लेकर विरोध है, ठीक है। परंतु गांधी जी के कहने पर सभी ने क्या किया था, हिंदी को जो है उसका आह्वान किया था, बेसिकली हिंदी को यूज करना शुरू किया था, और दक्षिण में भी हिंदी का प्रचार किया था। प्रतिरोध का सामना भी किया, स्कूल शुरू किए गए, हिंदी कक्षाएं वगैरह लगाई गई, और इसका नतीजा देख रहे हो क्या हो रहा है। मतलब आरवी दुलेकर की तरफ उंगली करते हुए बोला, देख रहे हो आपने क्या करा है अभी, मतलब हम हिंदी को इतना सपोर्ट कर रहे हो, आपने ये किया। तो उनका उनका कहना था कि हमने ना ऐसी भाषा को जो है वो राष्ट्रभाषा बनाने की बात करी थी, जिसमें कुछ हिंदी के भी वर्ड हो, उर्दू के भी वर्ड हो, और भी जो है वो लोकल लैंग्वेज उसके वर्ड हो। बट हमने देखा है कि पूरी हिंदुस्तानी लैंग्वेज के अंदर से तो जो भी बाकी वर्ड थे उसको तो निकाल दिया गया, प्योर हिंदी रखी गई है ना। तो ये कहना था उनका। दूसरे जो है वो बम्बई से आए हमारे शंकर देवराव, उनका भी यही कहना था कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी का सपोर्ट नहीं करता, उन्होंने कहा मैं हिंदी का सपोर्ट करता हूँ पूरी तरीके से, है ना। मैं हिंदुस्तानी लैंग्वेज को जो है वो पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, परंतु ये यदि आप हिंदी के पूर्ण समर्थन मेरा चाहते हैं ना, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे मेरी शंका जो है वो बढ़े, और मेरी आकांक्षाएं बढ़े, जिससे मेरी, मतलब मेरे को ऑब्वियस सी बात है, आरवी दुलेकर को बोल रहे थे कि आप ये जो कर रहे हो ना, ये सही नहीं कर रहे, और इससे जो है वो मेरा डर बढ़ रहा है कि एंड टाइम पे आप लोकल लैंग्वेजेस खत्म कर दोगे। मद्रास के टीए रामलिंगम चेट्टियार आते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि देखो, इस बात से पर उन्होंने ये जोर दिया कि संविधान में जो भी किया जाए सावधानी से किया जाए, और इतना आक्रामक जो है वो तरीका यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदी के हित में हो तो थोड़ी शांति तरीके से बात करो। उन्होंने कहा कि आपने आपसी सामंजस्य से, कोऑर्डिनेशन से जो है जो होना चाहिए वो होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन से सारी चीजें होनी चाहिए, थोपने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। भाषा क्या ही थोपोगे आप लोगों पे। मेरे को लगता है कि यार अगर आरवी दुलेकर जी थोड़ा शांति से बात करते ना, हिंदी बन जाती है ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं होती। परंतु कभी कभार क्या होता है, जो बात बोली गई है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरीके से बोली गई है, और वहाँ मेरे ख्याल जो है वो दिक्कत आ गई। चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि एक मजबूत केंद्र संविधान के विभिन्न सदस्यों द्वारा किए गए तर्कों। अच्छा, ये देखो, आपको पता है भारत में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और मैं आपसे पूछूं कौन सी सरकार ज़्यादा पावरफुल है, तो आप बोलोगे सर केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, क्यों रखा हमने केंद्र सरकार को ज़्यादा पावरफुल, और उस समय केंद्र, मतलब क्या बात चल रही थी कि किसको ज़्यादा पावर देनी चाहिए, राज्य को, केंद्र को, कौन लोग सपोर्ट में थे, कौन लोग अपोज में थे, उसकी बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 से ना पहले, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है, और जब ब्रिटिश का पूरा रूल था, तब हमने सोचा था कि जी केंद्र को ज़्यादा पावर नहीं देंगे, क्योंकि केंद्र को पावर देने का मतलब है ब्रिटिश को ज़्यादा पावर देना, ठीक है। परंतु जब विभाजन हो गया और हमें 3 जून 1947 को पता चल गया कि जी भारत आज़ाद हो गया, तो हमने जो है वो दोबारा से इस चीज़ पे बात करना शुरू किया कि हाँ जी, केंद्र को ज़्यादा पावर देंगे, ठीक है। और बेसिकली हमारे संविधान में 3 सूचियाँ लाई गई, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब है जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची जिस पे राज्य बना सकती है, और संवर्ती सूची जिन पे दोनों बना सकती है। परंतु परंतु अगर कोई दिक्कत आ जाए तो संघ का यानी केंद्र सरकार का कानून चलेगा, ठीक है। और अनुच्छेद 356 जिस पर क्या लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, उसकी पावर भी जो है वो केंद्र सरकार के पास दी गई। और जो है वो खनिज हो गए और जो महत्वपूर्ण उद्योग है, उनकी भी सारे का सारा नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार यानी संघ को दे दिया गया। अब कुछ लोग बोल रहे थे यार ये गलत है, ठीक है। कुछ लोग जो थे वो सशक्त केंद्र के विरोध में थे, जैसे कि हमारे मद्रास के संथानम, ठीक है। के संथानम आते हैं, वो बोलते हैं कि जी बात ऐसी है, ये जो है ना, ये आप गलत कर रहे हो, सारी की सारी पावर आप केंद्र को मत दो, राज्य को भी पावर दो, ठीक है। उनका ये मानना था कि अगर केंद्र पर जिम्मेदारी का बोझ आप इतना सारा डाल दोगे, मतलब इतनी सारी पावर, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप केंद्र को दे दोगे ना, तो जो केंद्र है वो ढंग से काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। और साथ में उन्होंने बोला कि ना इससे एक और प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम उन्होंने ये बताई, उन्होंने बेसिकली ये बताया कि मैं ना ऐसा ऐसा देश नहीं चाहता, ऐसा जो है वो संघवाद नहीं चाहता, जहां पर संविधान जो है वो, मतलब किसी भी राज्य को जो है वो बोलना पड़े कि मेरे को अपने लोगों को शिक्षा प्रदान करनी है, मैं अपने लोगों को शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा, मेरे को पैसे दो,
या अपने लोगों को स्वच्छता प्रदान नहीं कर पा रहा, पैसे दो, सड़कें नहीं बना पा रहा, पैसे दो, है ना। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि ना केंद्र को आपने ज्यादा पावर दी है ना, अब केंद्र को, अब राज्य को अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी ना तो हर छोटी छोटी चीज के लिए उनको केंद्र से पैसे मांगने पड़ेंगे। और ये बात जो है वो भविष्य के लिए जो है वो अच्छी नहीं है। उन्होंने बोला कि अगर सारी की सारी पावर आप केंद्र सरकार को दे दोगे ना तो ये पूरा ढांचा जो है ना वो चरमरा जाएगा। देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि संविधान के तहत शक्तियों का अत्याधिक केंद्रीकृत अगर आप कर दोगे ना तो इससे केंद्र जो है वो टूट जाएगा, चरमरा जाएगा, वो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर जो है वो झेल नहीं पाएगा। आपको सारी पावर केंद्र को नहीं राज्य को भी देनी चाहिए, ठीक है। और ये तो उनका वो लॉजिक था। दूसरे जो थे कुछ लोग जो थे वो हमारे केंद्र के सपोर्ट में थे कि केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर देनी चाहिए। इसमें सबसे पहले थे जी हमारे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने बोला, उनका सबसे पहला तो यही लॉजिक था कि अगर केंद्र के पास ज़्यादा पावर रहेगी ना तो ये जो दंगे हो रहे हैं, खून खराबा, हिंसा ये जो हो रही है, इनको रोकना सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर केंद्र के पास ज़्यादा पावर रहेगी, ठीक है। दूसरी तरफ जो हमारे ये हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लॉजिक था, हिंसा वगैरह और सांप्रदायिक ये चीज़ों को रोकने के लिए केंद्र के पास ज़्यादा पावर होना ज़रूरी है। दूसरी तरफ हमारे बार कृष्ण शर्मा थे, संयुक्त प्रांत से, यानी वही यूपी वाले एरिया से, यूनाइटेड प्रोविंस से। उनका ये कहना था कि अगर हम केंद्र को ज़्यादा पावर देंगे ना तो पूरे देश का अच्छे से जो है वो विकास हो पाएगा, साथ में विकास हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि संसाधनों, जैसे एक एरिया में अगर संसाधन मिला है, कोई राज्य अपने संसाधन बांटने से मना कर दे तो इसलिए केंद्र के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए ताकि वो उस एरिया का संसाधन लेके पूरे इंडिया के डेवलपमेंट कर सके। और उनका ये भी कहना था कि अगर राज्य के पास ज़्यादा पावर होगी और केंद्र के पास ज़्यादा पावर नहीं होगी तो कोई भी देश हमारे पे आक्रमण कर लेगा। और अगर हम चाहते हैं कि कोई भी देश हमारे पे आक्रमण ना कर पाए तो इसलिए केंद्र को ज़्यादा पावर होना जो है वो ज़रूरी है, विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे और जो 6 मेन सदस्य थे ना उनकी भूमिका वगैरह बतानी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये पूरी स्टोरी लिख देना। हमारे संविधान सभा में टोटल मिला के स्टार्टिंग में 389 मेंबर थे, ठीक है। और उस जिसमें से बता रखा है 293 जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंस से थे, 93 देसी रियासतों से थे, और जो 4 थे वो हमारे चीफ कमिश्नर एरिया से थे, मुख्यायुक्त वाले एरिया से थे, जैसे कि दिल्ली हो गया, अजमेर मारवाड़ हो गया, कुर्ग हो गया और ब्रिटिश बलूचिस्तान हो गया, ठीक है। और जो हमारे 6 मेन मेंबर थे ना उसमें से 3 जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, हमारे वल्लभ भाई पटेल और हमारे कौन, राजेंद्र प्रसाद। तो इनके क्या क्या काम थे सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। नेहरू जी सबसे मेन चीज़ पता है, सबसे मेन पर्सन थे हमारे संविधान सभा के। क्यों? क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताविका लाए थे। अभी उद्देश्य प्रस्ताविका लेकर आए थे, साथ में हमारा राष्ट्रीय ध्वज ये लेकर आए थे, जिसमें आपको पता है 3 कलर और उसका रेशो जो है वो 3:2 है ना। यानी चौड़ाई जो है वो 3 होगी और लंबाई जो है वो रेशो 2 होगा, ये है। और साथ में उनके ये गहरे और नीचे बीच में जो है वो चक्र होगा, अशोक चक्र होगा। तो ये जो है वो लेकर आए थे, तो ये उनका रोल था। उद्देश्य प्रस्ताविका क्या होती है? हमारा संविधान किन किन मूल्यों पर चलेगा, ये जो है वो हमें उद्देश्य प्रस्ताविका बताती है। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी बात पे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना वो पीछे से काम कर रहे थे। इसका मतलब है कई रिपोर्ट वगैरह का प्रारूप वगैरह तैयार किया था उन्होंने, है ना। और साथ में उन्होंने विरोधी जो दृष्टिकोण थे उनको भी सामंजस्य स्थापित करने का काम किया था। और साथ में एक और पॉइंट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो भी हमारे वैसे वाला पॉइंट बनेगा नहीं क्योंकि मर्जर तो संविधान सभा से कोई रिलेटेड नहीं है। मैं ये बोलने वाला था कि उन्होंने क्या किया था, रजवाड़ों को भी मिलाया था। बट ये पॉइंट मत लिखना क्योंकि इसका जो है वो संविधान सभा के अंदर कोई भूमिका नहीं थी इसकी। तो उनका बेसिकली यही लिखना, अलग अलग रिपोर्ट को बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। और साथ में जो विरोधी जो दृष्टिकोण थे ना उनसे भी कोऑर्डिनेशन वगैरह इन्होंने करा था। राजेंद्र प्रसाद आपको पता है संविधान सभा के जो थे वो अध्यक्ष थे, और ये जो है वो सबको बोलने का अवसर वगैरह मिले इस चीज़ का ध्यान रख रहे थे। अब आ जाते हैं जी हमारे 3 लोगों के अलावा बाकी 3 लोगों की बात करते हैं। सबसे पहले तो आते हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। आपको पता है कि इन्होंने जो है वो हमारे संविधान का मसौदा तैयार किया था पूरा का पूरा, ठीक है, ड्राफ्ट तैयार किया था जिसमें उन्होंने पूरे 3 साल लिए थे, ठीक है, विचार विमर्श और वो करके। और आपको पता ही है कि हमारी स्वतंत्रता के बाद ही हमारे कानून मंत्री भी रहे थे, ओके। और इसके अलावा और 2 पर्सन ने जो है वो उनका सपोर्ट किया था। कौन कौन थे हमारे? एक हमारे के एम मुंशी जी हो गए, ये कहाँ से थे? के एम मुंशी यानी हमारे राजस्थान गुजरात से हो गए। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये हमारे मद्रास से हो गए। इन्होंने भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। हो गए ना 6। 6 के अलावा अब 2 और थे। 6 तो हो गए बट एक्चुअल में 2 और थे जिनका मेन रोल था, और खासकर इसमें से एमसीक्यू आता है। एक तो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे जिनका नाम था बी एन राव, जिन्होंने क्या किया था, अन्य देश के संविधान वगैरह पर जो है वो गहन नज़र रखी थी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो दूसरे देशों से ली जानी चाहिए। और दूसरे थे ड्राफ्टमैन जिनका नाम था एस एन मुखर्जी, ठीक है। ये भी जो है वो कानूनी भाषा जो है बेसिकली संविधान के अंदर कैसी भाषा का उपयोग करना चाहिए उस पर जो है वो कर रहे थे। बेसिकली ड्राफ्टमैन थे। संविधान को एक तरह से कौन सी भाषा, कानूनी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, इस पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। ये वो लेकर आए थे, है ना, क्योंकि संविधान नॉर्मल भाषा में तो आप लिख नहीं सकते।
आपको लीगल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, तो वो उन्होंने करा था। मैं एक बार देख लेता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, इस पर भी फोकस रखना है क्योंकि बच्चे बोलते हैं फिर, है ना। चलो जी, संविधान सभा के भीतर की चर्चाएं जनमत से प्रभावित थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी संविधान सभा में जो भी बात हो रही थी ना, वो बेसिकली लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था, जनमत से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। तो पहली बात तो ये लिखी हुई है कि हाँ, ये बात सही है, संविधान सभा में जो भी बातें हो रही थी वो सारी की सारी जनमत से प्रभावित थी। जो भी रिपोर्ट वगैरह समाचार पत्र उस समय जो भी बातें संविधान सभा में होती थी वो इन सारी के सारे समाचार पत्रों में और प्रकाशित वगैरह हुआ करती थी, रिपोर्टें वगैरह में प्रकाशित वगैरह हुआ करती थी। और फिर आपको लिखना है हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि संविधान सभा के भीतर जो है चर्चाएं जनमत से प्रभावित थी। क्यों? क्योंकि सभी जो है वो प्रस्ताव सार्वजनिक बहस सभी प्रस्तावों पर सार्वजनिक बहस हुई ताकि लोग सुन पाए। अखबारों के अंदर मुद्दे जो है वो अलग अलग चीज़ों को लेकर छपते थे, रिपोर्ट वगैरह छपती थी, साथ में प्रेस में जो आलोचना होती थी चीज़ों को लेकर और प्रति आलोचनाएं होती थी, वो भी जो है वो कई कबार जो है इन्होंने भी संविधान सभा को आकार डाला। क्योंकि न्यूज़ में कोई चीज़ छपती थी ना, तो संविधान सभा का कोई मेंबर वही लेकर आता, देखो न्यूज़ में क्या छप रहा है हमारे बारे में, है ना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। तो ये दूसरी बात है, बहुत सारे अलग अलग जो है कई भाषा अल्पसंख्यक हो गए, है ना, जो अपनी भाषा को, मातृभाषा को बचाने के लिए संरक्षण की मांग वगैरह कर रहे थे। साथ में धार्मिक जो है वो अल्पसंख्यक अपने विशेष सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे थे। ओके। और निम्न जाति और जो दलित लोग थे वो भी चाहते थे कि उनके साथ जो है वो दुर्व्यवहार ना हो, उनको भी विधानसभा में जो है वो सीटें वगैरह जो है वो आरक्षण दी जाए, है ना। और सार्वजनिक चर्चा पर उठाए गए जो सांस्कृतिक अधिकारों और जो सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो भी कहीं ना कहीं जो है वो संविधान सभा के अंदर, विधानसभा हटा देना, संविधान सभा लिख देना, में बहस हुई थी उनके बारे में। ओके। और मतलब इस तरह से जो अलग अलग जो भी बातें हो रही थी वो सारी की सारी चीज़ों ने वो न्यूज़ में छपती थी और वो सारी की सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं संविधान के अंदर जो है संविधान सभा में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई। यानी कहीं ना कहीं संविधान को बनाने में इन चर्चाओं ने बहुत अहम भूमिका निभाई, क्योंकि ये सारी चीज़ें छपती थी और इन्फ्लुएंस होते थे संविधान सभा के लोग। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। समझाइए कि भारतीय संविधान किस प्रकार वो ये बेसिकली संविधान की रक्षा करता है। मतलब आपको पता है केंद्र सरकार की कुछ पावर है, राज्य सरकार की पावर है, ये सारी की सारी जो पावर है वो हमें कैसे पता चलता है, मतलब कैसे हमारा संविधान जो है इन पावर को सुनिश्चित करता है, रक्षा करता है कैसे। तो आपको सबसे पहले तो वही बता देना, संविधान की 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची है। तीनों की तीनों सूची जो है वो बतानी है आपको। और फिर आपको बताना है कि तीनों की तीनों सूचियाँ जो दे रखी है उसमें संघ सूची जो है जिसपे केंद्र सरकारी कानून बना सकती है, राज्य सूची जिसपे राज्य सरकारी बना सकती है, संवर्ती सूची जिसपे दोनों बना सकते हैं। क्लियर है ना। फिर मैंने आपको ये बता रखा है कि संघ सूची में क्या क्या चीज़ें आती है, कहाँ गया संघ सूची में। हाँ, अनुच्छेद 356 आता है और ज़्यादातर जो जितने बड़े बड़े जो हमारे खनिज वगैरह हैं और जो भी बड़े बड़े उद्योग हैं उन पर सारे का सारा जो है वो केंद्र ही देखती है। दूसरी तरफ जो हमारा सीमा शुल्क हो गया है ना, कंपनी के टैक्स वगैरह हो गए, ये सारे के सारे मामले जो है वो राज्य वगैरह देखता है। ओके। और जैसे शराब वगैरह मैं आपको बता दूं, बोतल बंद शराब, जैसे शराब पे कितना टैक्स लगना चाहिए, कितना टैक्स नहीं लग, जैसे दिल्ली, जैसे बिहार में जो है वो शराब जो है बैन है ना। और गुजरात में बैन है, गुजरात का तो नहीं पता बट बिहार में तो बहुत बिकती है, मैंने न्यूज़ में देखा है। मैं हूँ नहीं, मैं मतलब दिल्ली से हूँ, बट मैंने सुना बहुत है। तो ऑब्वियस सी बात है, बट कि गवर्नमेंट ही लगाती है, टैक्स लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, कितना परसेंट लगाना चाहिए, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। चलो जी, संसदीय संरचना, हमारे संसद की संरचना ही ऐसी है, आपको पता है 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर राज्यों का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है ना। तो इससे ताकि राज्यों के जो अधिकार है वो बने रहे। ओके। और कोई भी कानून अगर पास करवाना है तो आपको राज्यसभा से भी परमिशन लेनी पड़ती है। लिखित संविधान है, सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है जिससे कोई कन्फ्यूजन की, है ना, कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। सारी चीज़ें जो है प्रावधान जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं ताकि राज्य और केंद्र के अधिकारों को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना आए, उनके अधिकार बिल्कुल ही अच्छे तरीके से परिभाषित करे गए हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। बेसिकली दलित जातियों के हितों की रक्षा के लिए संविधान सभा में विभिन्न सदस्यों ने क्या क्या मांग उठाई थी। सबसे पहले तो आपको बताइए कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। ठीक है। एक्चुअल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ना, आज़ादी की लड़ाई में मैं आपको बता दूं, जो जैसे वो पी पोकर बहादुर थे, है ना, उन्होंने जो है वो आवाज़ उठाई थी। एक्चुअल में इन्होंने भी आवाज़ उठाई थी मुस्लिम के लिए तो पहले से था निर्वाचन मंडल, आज़ादी से पहले, दलितों के लिए नहीं था। तो इन्होंने एक्चुअल में डिमांड उठाई थी कि दलितों के लिए भी जो है वो पृथक निर्वाचन मंडल होने चाहिए। बट बाद में फिर ये सारी की सारी चीज़ें देखकर उन्होंने जो अपनी ये जो जब गांधी जी ने विरोध किया और बोला कि नहीं, सारी की सारी जो है इससे दिक्कतें बढ़ेगी, तो इन्होंने अपनी डिमांड वापस ले ली। समझदार थे ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता था इनको क्योंकि इस चीज़ से होगा कुछ नहीं, वायलेंस होगा, तो उन्होंने अपनी ये जो डिमांड है वो छोड़ दी। बट उन्होंने बोला कि ये अछूत जो आप कर रहे हो, अछूतों के मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, इस समस्या का कुछ ना कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा, है ना। तो इनका भी समाधान निकालने के लिए उन्होंने बोला कि जी इनके लिए जो है वो सीटें रिजर्व वगैरह करनी चाहिए और भेदभाव वगैरह कम कम होना चाहिए, है ना। और जो राइट टू इक्वालिटी,
समानता का अधिकार देना चाहिए, जिसमें अछूत जो होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता है, छुआछूत वगैरह होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म कर देनी चाहिए। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं जे नगप्पा, मद्रास के थे ये भी। उनका ये कहना था कि ना बेसिकली हम उनका ये कहना था कि हम पीड़ित हैं, मतलब अपने बारे में एज अ दलित बोल रहे थे, लेकिन हम और अधिक पीड़ित होने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और हम जानते हैं कि हम खुद की आवाज़ कैसे मुखर करनी है। मतलब ये बोल रहे थे कि दलितों की भी बात अब सुननी चाहिए, हमारे साथ ये जो इतने टाइम से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी तरफ जो थे वो हमारे एक और थे सेंट्रल प्रोविंस से, एक और पर्सन थे जिनका नाम था के जे खांडेरकर। ठीक है। महाराष्ट्र वाले एरिया थे, सेंट्रल प्रोविंस से थे। इनका भी ये कहना था कि हमें इतना दबाया गया है कि मतलब बहुत ही कहीं ना कहीं जो है वो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है इससे। ठीक है। हम इतने दबे हुए हैं कि ना तो हमारा दिमाग काम करता है और ना ही हमारा शरीर, और हमारा दिल भी अब काम नहीं करता। हमें आगे हम आगे बढ़ पाते हैं और ना ही हम आगे बढ़ पाते हैं, यह स्थिति है। मतलब वो बता रहे हैं कि हमारी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, और उनकी कुछ सिफारिशें थी, और सिफारिशें सुनोगे ना तो आपके पैर हिल जाएंगे, क्योंकि कैसी सिफारिशें थी आज सोच के लगता है कि यार देखो उस टाइम इस चीज़ों के लिए भी जैसे सिफारिश थी, जैसे जो छुआछूत होना चाहिए वो बंद होना चाहिए, हिंदू मंदिरों में जो है वो निम्न जातियों के लिए खोल देना चाहिए, विधानसभा की सीटें जो है वो नौकरियाँ जो है वो आरक्षित किया जाना चाहिए निम्न जातियों के लिए। तो ये कुछ ना कुछ डिमांड थी, यस और नो। तो तीन लोग जो है उन्होंने खासकर डिमांड उठाई थी दलित लोगों के लिए, जैसे खांडेरकर हो गए, हमारे के जे खांडेरकर हो गए, जे नगप्पा हो गए, और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क का नहीं है, 8 का नहीं है, बहुत सिंपल छोटा क्वेश्चन है कि संविधान जब निर्माण हो रहा था 1946 से लेकर 49 तक या 50 तक बोलूँ मैं, तो उस समय हमारी स्थिति क्या चल रही थी? तो संविधान निर्माण से कुछ ठीक पहले जो है उथल पुथल का टाइम चल रहा था। क्या क्या चल रहा था? तो ये बेसिकली आपको बताना है कि एक्चुअल में हमारा भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, बट उससे पहले बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। जैसे बेसिकली आपको पता है कि सबसे पहली चीज़ तो विभाजन की बातें वगैरह चल रही थी 1942 के अंदर, 1942 के अंदर अभी अभी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसमें हमने पूरा विदेशी शासन के खिलाफ आंदोलन वगैरह किया था। ऊपर से आज़ाद हिंद फौज जो थी हमारे किसकी, हमारे सुभाष चंद्र बोस की, वो भी आज़ादी हासिल करने के लिए पूरा अपना जोर लगा रही थी। ओके। दूसरी बात है 1940 के दशक में मजदूरों ने और किसानों ने भी बड़े लेवल पर जो है वो आंदोलन वगैरह किए थे, और साथ में जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस के बीच में लड़ाई चल रही थी, और समझौते सारे असफल हो रहे थे। और एक बात और बता दूं, एक 2 मार्क्स का कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या है? ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या है? 16 अगस्त, 16 अगस्त 1946 को, 7 को नहीं 46 को क्या हुआ, कलकत्ता में ये आंदोलन शुरू हुआ था, जहाँ पर क्या किया था, खासकर दंगे फसाद हुए थे, इसमें बहुत ही बड़े लेवल पे जो है वो हत्या हुई थी, लंबे खून खराबे हुए थे, खासकर जैसे मैंने बताया कोलकाता वाले इलाके में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन बंगाल वाले इलाके में ज़्यादा रहती थी, तो वहाँ पर वायलेंस वगैरह हुए थे। और ये हमारे मोहम्मद अली जिन्ना की देन थी, क्योंकि उन्होंने ही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है उन वो लेकर आए थे, और मतलब उन्होंने बोला था कि अब हम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे, तो ये वाली बात थी। तो जैसे मैंने बताया अगस्त 1947 में बहुत सारी हत्या हुई थी, खून खराबा दंगे वगैरह हुए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं अल्पसंख्यक शब्द का क्या अर्थ है और उनके बारे में किन किन लोगों ने जो है वो मांग उठाई थी। जैसे एन जी रंगा के बारे में बताओ कि उन्होंने अल्पसंख्यक, उनके अनुसार अल्पसंख्यक कौन है। ठीक है। तो रंगा जी बोलते हैं कि एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आ सकता है वाला क्वेश्चन कि अल्पसंख्यक क्या क्या अर्थ है। तो सबसे पहले जो हमारे एन जी रंगा थे, उनका मानना था, वो समाजवादी किसान नेता थे, उनका मानना था कि अल्पसंख्यक वो नहीं होता जिनकी पॉपुलेशन कम है। अल्पसंख्यक एक्चुअल में अल्पसंख्यक जो है उसका अर्थ ये होना चाहिए, जो आर्थिक रूप से जो है वो अल्पसंख्यक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो असली अल्पसंख्यक है। ठीक है, जो दलित है और जो गरीब है वो सारे के सारे लोग अल्पसंख्यक है। उनका कहना है कि हम संविधान सभा के अंदर बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के बारे में विचार कर रहे हैं कि आज़ादी होनी चाहिए, है ना, मौलिक अधिकार होने चाहिए, पूर्ण रोजगार मिल रहा है हमें, बैठक की आज़ादी होनी चाहिए, सम्मेलन की आज़ादी होनी। उन्होंने कहा ये वेस्ट है, ये सारी चीज़ें वेस्ट है। वो बंदा जो गांव में रहता है उसके लिए ये क्या फ़ायदा है, उस मौलिक अधिकार का वो करेगा क्या? ठीक है। उनका कहना था कि ऐसे लोगों को सहारे की ज़रूरत है, उन्हें सीढ़ी की ज़रूरत है। ठीक है, उनके लिए जो आप ये मौलिक अधिकार वगैरह दे रहे हो उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ही उनको उपयोग करने लायक नहीं है। अगर आपको राइट टू फ्रीडम दे रखा है कि आप कहीं भी जा सकते हो, अरे भाई जाओगे तो तब जब पैसे होंगे, जब आप गरीबी से निकल पाओगे, है ना। तो ये उनका कहना था। रंगा जी ने तंज कसते हुए बोला कि यहाँ पर हम गरीबों की बात कर रहे हैं, आप बताओ कितने गरीब हैं यहाँ पर संविधान सभा में? सारे के सारे जो है वो रिच है, और सही बात है, सारे रिच थे, संविधान सभा के अंदर कोई गरीब था ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों के बीच में इतना लंबा गैप है और हम जो है वो बोल रहे हैं कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे।
ठीक है। साथ में फिर जो है वो कुछ जयपाल सिंह, ये हमारे जो है वो आदिवासी आवासी नेता थे, उन्होंने भी यही बात बोली कि हमारी पॉपुलेशन कम नहीं है, हमारी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, फिर भी हमें जो है वो कहीं ना कहीं वंचित रखा गया। ठीक है, हमारे जंगलों का प्रयोग किया गया है ना, और बहुत सारी चीज़ें करी गई, हमें पलायन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर किया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें करी गई, हमें अधिकार वगैरह नहीं दी गई। और अब हम चाहते हैं कि हमें अधिकार वगैरह दी जाए। उन्होंने कहा कि हमें जो है वो हमारी तरफ सहानुभूति तरीके से देखा जाए, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ना हो, आदिवासियों को भी जो है वो शेष समाज से अलग ना रखा जाए, और ये जो दूरी है, शारीरिक दूरी और मानसिक दूरी है, इसको ख़त्म किया जाए, और हमको भी जो है वो विकास की तरफ लेकर जाया जाए। ठीक है। और इन्होंने कभी भी पृथक निर्वाचन मंडल की बात, ये देखो ये होता है समझदार पर्सन, इन्होंने कभी पृथक निर्वाचन मंडल की मांग ही नहीं कर रहे थे। इनको उनको उनको पता था कि पृथक निर्वाचन मंडल जो है वो ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करेगा, है ना। और इसी वजह से आप देखोगे तो भीमराव अम्बेडकर के पहले दिमाग में चीज़ थी, उन्होंने जैसे ही उन्होंने देखा ये 47 का मंजर, खून खराबा अपनी आंखों के सामने देखा, उन्होंने वैसी डिमांड वापस ले ली। ऑब्वियस सी बात है, गांधी जी से भी उनकी बात हुई थी। तो देखो, असली सही पर्सन वही होता है जिसको दिखता है ना, और जो देखकर अपना जो है उसे लगता है कि हाँ यार, जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ वो गलत है, और पीछे हट जाए। ठीक है, ये बात तो है। देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस मामले में तो बहुत समझदार थे, जितना मैंने पढ़ा उनके बारे में। चलो जी, इसी बात पे आ जाते हैं। 1946 से पहले और 6 के बाद जो है वो संवैधानिक विकास, अच्छा 1946 से पहले संविधान कैसा था और 1946 के बाद कैसा संविधान था, तो वही बताना है। तो 1946 से पहले देखो, आपको यही बताने, 1946 से पहले जो है वो संविधान में संवैधानिक विकास हुआ था 1909 में, 1919 में, 1995 में। बट उसके अंदर जो है 1995 35, सॉरी 95 कह रहा हूँ, 1935 के अंदर जो निर्वाचन मंडल था उसके अंदर जो है वो इंडियन की जो है, सबसे पहले तो उसको वयस्क मताधिकार नहीं दिया गया था, सबको वोटिंग डालने का राइट नहीं था, सबको वोट डालने का राइट नहीं था, ऊपर से सिर्फ 10% और 15% का हिस्सा दिया गया था, उससे ज़्यादा नहीं दिया गया था। इसका मतलब है सिर्फ 10% और 15% ही उसमें इंडियन रह सकते हैं, बाकी तो रह ही नहीं सकते। और 1935 के अधिनियम के तहत जो है वो निर्वाचन विधायिका औपनिवेशिक शासन के ढांचे के भीतर जो है वो काम कर रही थी, यानी पूरा का पूरा ब्रिटिश के अंडर ही काम कर रही थी, और उसके प्रति जो है वो उत्तरदायी थी। परंतु उसके विपरीत 1947 के बाद जब हमारा भारत का संविधान बना, वो पूरा गणतंत्र था, पूरा संप्रभु था, हम अपने देश के लिए काम कर रहे थे और सिर्फ अपने देश की बात सुनते थे, जो हमारे देश के लिए अच्छा होता था वही सुनते थे, और भारत के लोगों के लिए था ये, और इसमें भारत के लोग ही थे, उसके अलावा कोई नहीं था। यस सर नो, चलो जी। इसमें एक क्वेश्चन, अच्छा एक उद्देश्य प्रस्ताविका मैं आपको बता चुका हूँ। उद्देश्य प्रस्ताविका बेसिकली हमारे संविधान के ये 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। उन्होंने बोला कि वो सारे के सारी चीज़ें हैं जिस पे हमारा संविधान चलेगा, वो सारे सिद्धांत जिस पे हमारा संविधान चलेगा, वो सारे के सारे उद्देश्य प्रस्ताव में लिखे जाएंगे। जैसे संप्रभु, गणतंत्र, गणराज्य रहेगा हमारा संविधान, अल्पसंख्यक पिछड़े लोगों के लिए गारंटी करेगा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा, ये सारी की सारी बातें वगैरह। वैसे धर्मनिरपेक्ष वर्ड बाद में ऐड हुआ है, तो बट यही वाले सारे लिखे हैं कि आदिवासी क्षेत्र उनको न्याय वगैरह दी जाएगा, समानता स्वतंत्रता की गारंटी दी जाएगी, ये सारी बातें। ओके जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो है वो नकल नहीं कर रहे, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ये संदेश क्यों दिया। ओके जी, बहुत सारे जो लोग थे वो ये बोल रहे थे कि हम जो है ना संविधान सभा में हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो दूसरे संविधान से ली है, आपको पता है, तो हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था। परंतु उन्होंने बोला कि हम सिर्फ कॉपी नहीं कर रहे, हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं प्रावधान को दूसरे देशों से अपने संविधान के अंदर उतार रहे हैं जो हमारी स्थितियों के अनुकूल है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज़ संविधान में डाल रहे हैं, हम बेसिकली वही चीज़ें डाल रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारी स्थितियों पर अनुकूल बैठती है। नेक्स्ट है कि कुछ लोगों ने बोला कि हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे। तो संविधान जो जवाहर हमारे संविधान में कहीं भी वर्ड लोकतंत्र नहीं लिखा, ये बता दूं मैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस पर जवाब देते हुए बोला कि हाँ, ये बात सही है कि हमारे संविधान में कहीं भी लोकतंत्र वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया, और इसका रीज़न पता है क्या। उन्होंने बोला इसका रीज़न ये है कि भारत के संविधान में हमने पहले ही गणतंत्र वर्ड का यूज़ कर लिया है। तो गणतंत्र वर्ड और लोकतांत्रिक वर्ड जो है वो ज़्यादा जो है वो अलग नहीं है, वो सेम ही है। और अगर हम इसको हटा दें तो भारत जो है वो एक ऐसा देश है जो पहले से ही जिसने सोच रखा था कि वो लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना वगैरह करेगा और लोकतंत्र के सिद्धांत पे चलेगा। ठीक है, तो हमारे संविधान के अंदर अगर गणतंत्र वर्ड पहले से ही है तो दोबारा से एक दूसरे वर्ड को यूज करना, लोकतंत्र वर्ड को यूज करना जो है वो अनावश्यक है। और उन्होंने बोला कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोकतंत्र नहीं लिखा हुआ तो लोकतंत्र पे काम नहीं कर रहे, हमारा पूरा का पूरा संवैधानिक ढांचा सब कुछ जो है वो लोकतंत्र पे ही चल रहा है, क्योंकि हमारे संविधान की ताकत ही लोगों से आ रही है, लोकतंत्र से आ रही है। नेक्स्ट ये वाली लाइन है कि कब प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव, 1946 में जो है वो प्रस्तुत किया था, ये वाली बात लिखी हुई है। और ऐतिहासिक क्यों था, ठीक है, क्योंकि यही जो है वो क्या कहते हैं, भारत ये लेकर आए थे, उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव ने सिद्धांत वगैरह की नींव रखी थी जो भारत के संविधान में निर्माण। ओके जी,
क्लियर हो गया। बाकी ये टेलीग्राम देख लेना, टेलीग्राम पे ज्वाइन वगैरह, वैसे आप क्या ही करोगे, अब तो टाइम खत्म होने वाला है। टाइम से मेरे कहने का मतलब कुछ टाइम बाद आपका 12th का खत्म हो जाएगा। बट अगर कोई नया बच्चा है, पहली बार वीडियो देख रहा है, तो ज्वाइन वगैरह कर लेना टेलीग्राम चैनल। आप पीडीएफ पे आ जाते हैं। मैं टाइम देख लेता हूँ एक बार कितना हो रहा है, मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबी वीडियो बने। चलो जी, बनी गई फिर भी वीडियो। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। 26 जनवरी में बना है, 49 में हमारा संविधान रेडी हो चुका है। उसके बाद हमारे संविधान की हाल उथल पुथल का समय था, हमने देखा ना वो आज़ाद हिंद फौज देखा था हमने, है ना, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस देखा था, 1942 में हुआ था। ये क्वेश्चन अभी अभी करा है हमने, है ना। दूसरी बात है हमारा संविधान सभा का गठन जो है, उसमें कितने लोग थे कांग्रेस के, ज़्यादा 82% लोग कांग्रेस के थे। ये एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखना। ओके। और जनमत से प्रभावित थी, ये तो अलग से क्वेश्चन करा है हमने। ओके। और उसके बाद मुख्य आवाज़ें, वो 8 अलग अलग लोग जो थे संविधान सभा में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, वो संविधान उद्देश्य प्रस्ताविका मैंने आपको बता दिया। और साथ में मैंने ये भी बताया कि हमने कॉपी नहीं किया और गणतंत्र वर्ड का, लोकतंत्र वर्ड का यूज़ नहीं किया, गणतंत्र का किया, क्यों किया, ये वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद वो नकल के सवाल वाला वो वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। ब्रिटिश संविधान के सवाल पर, हाँ, उन्होंने वो जो हमारे क्या नाम थे उनके, अरे वो थे ना हमारे, हाँ, सोमनाथ लहरी, पहला क्वेश्चन तो यही थी हमारा, वो वाला भी करवा दिया मैंने आपको। और ये वाला क्वेश्चन के पहले 19 आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के संविधान में क्या डिफरेंस है, या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में क्या डिफरेंस है, वो पृथक निर्वाचन मंडल बी पोकर बहादुर, सारी बता चुका हूँ मैं चीज़ें इनके बारे में, है ना। गोविंद वल्लभ पंत ने क्या कहा, वल्लभ भाई पटेल ने कहा, और जो हमारी बेगम एजाज रसूल थी उन्होंने क्या कहा, है ना। एनजी रंगा के अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आदिवासी नेता जयपाल सिंह, उन्होंने बोला हम अल्पसंख्यक नहीं है, पर हमारे साथ इतना बुरा हुआ है, 6000 साल पहले से जो है वो हमारे अधिकार लिए जा रहे हैं, हमें वंचित रखा जा रहा है। वो दलितों के बारे में जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उनका क्या कहना था, उन्होंने क्या बोला, पहले पृथक निर्वाचन मंडल की बात करी, फिर ये, है ना, फिर खांडेरकर जो थे हमारे, पढ़ा था ना खांडेरकर वगैरह के बारे में, जे नगप्पा के बारे में उन्होंने क्या कहा, ये सारी की सारी बातें। उसके बाद जो है वह केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, इसको लेकर किन किन लोगों ने कहा। सबसे पहले तो हमने देखा था कि संतानाम जो थे हमारे, उनका क्या कहना था पृथक निर्वाचन मंडल को लेकर। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि किस केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए। बाल जो एक हमारे गोपाल स्वामी अय्यर भी थे, ये भी याद रखना, ये भी जो है वो चाहते थे केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल हो। बाल कृष्ण शर्मा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये तीनों के तीनों चाहते थे केंद्र सरकार ज़्यादा। और राष्ट्रभाषा वो जो आर के धुलेकर जी की थी, वो तो पूरा का पूरा हमारा हो ही चुका है। ठीक है। और वही हिंदी भाषा को लेकर वही वाला कर, ओके जी। और धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी हमारे संविधान में, ये बात बोली गई थी। ये कुछ अनुच्छेद है, जैसे कि ये समानता का अधिकार जो है वो 14, 15, 16 में आता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है 29, 30 में आता है। और 25 से लेकर 28 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ये हिस्टोरिक फोटो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद जी बड़े खुश लग रहे हैं, वैसे दोनों के दोनों खुश लग रहे हैं। ठीक है। और आपका एग्ज़ाम अगर अच्छा जाएगा तो आप भी खुश लगोगे। तो यहीं पर वीडियो का अंत करते हैं। एक ये देख लेना, इसमें से एमसीक्यू बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। बाकी एमसीक्यू के लिए जैसे मैंने बताया, यहाँ पर तो हम प्रैक्टिस वगैरह कर ही रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना। और ये हमारा दूसरा चैनल है, मेन पॉइंट टैग करके अर्निंग से रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर। और अभी मैं कुछ टाइम में एक वीडियो अपलोड करूँगा जहाँ पर अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखाऊंगा कि मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है म्यूचुअल फंड के अंदर। ठीक है। तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब, और भी वीडियो यहाँ पर डाल रखी है, वेबसाइट कैसे बना सकते हो और भी अलग अलग चीज़ें। ठीक है जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।